हैं आप सब। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को क्लास 12 बायोलॉजी के टोटल 50 एमसीक्यू बताऊंगा इस वीडियो में। तो आप सभी बच्चे इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू आया तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन पे क्लिक करिएगा ताकि इसी प्रकार हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल का मिलता रहे। और इससे पहले भी देखिए बायोलॉजी के एक ऑब्जेक्टिव का जो 70 एमसीक्यू 71 एमसीक्यू टोटल थे जो मैंने आपको करवाए थे, और सब्जेक्टिव का शायद 2 वीडियो अपलोड हो चुका है। तो अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो को देखिए और अपने अच्छे से नोट्स बनाइए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपने सुना ही होगा, क्या होता है? एक इंटरनेशनल ट्रीटी, एक समझौता था, लेकिन क्यों फेमस है ये हमें बताना है। तो हम लोग इसके बारे में भली बातें जानते हैं, बहुत सारा देखिए ऐसा मीटिंग हो चुका है जिसके तहत, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। एक नियम है, इंटरनेशनल ट्रीटी है। क्यों? ओजोन डिप्लीशन को कंट्रोल करने, ओजोन परत का जो क्षय हो रहा है उसे रोकने के लिए क्या हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो था, एक इंटरनेशनल ट्रीटी यहाँ पर साइन हुआ था। कमेंट बॉक्स में बताइएगा वो कौन सा ईयर था। चलिए आपका काम रहा ये वाला जवाब बताने का कि ईयर कौन सा था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का। तो ऑप्शन नंबर फिलहाल तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला सवाल अगर आपसे पूछा जाए विच गैसेस आर नॉट या फिर इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट, इनमें से कौन सा जो गैस है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जिम्मेदार नहीं है? मीथेन गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी सीएफसी, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर सल्फर डाइऑक्साइड। आपको 4 ऑप्शन दिए गए। एग्जाम में इससे भी उल्टा सवाल पूछा जाएगा, विच गैस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट, वहां पर सीएफसी भी रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी रहेगा, मीथेन भी रहेगा, एक ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस भी रहेगा। तो आप लोग क्या टिक करिएगा? चलिए कमेंट बॉक्स में ये सवाल भी आप लोग बताइए। तो इस सवाल का फिलहाल तो अभी हमारे पास जो सवाल है कि नॉट रेस्पॉन्सिबल बोला है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस क्या रेस्पॉन्सिबल नहीं है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। फिर अगला हमारे पास विच कैन कॉज बायोमैग्निफिकेशन इन एन एक्वेटिक फूड चेन। देखिए हमारे पास जो एक्वेटिक फूड चेन है, यानी जलीय जो कह सकते हैं फूड चेन जो हमारे पास अवेलेबल है, खाद्य श्रृंखला, वहां पर बायोमैग्निफिकेशन सबसे ज्यादा कौन कॉज करता है, किसके कारण होता है, ये बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए, डीडीटी एंड मरकरी, डीडीटी एंड कार्बन डाइऑक्साइड, अल्कोहल एंड एसिड या फिर मरकरी एंड गोल्ड, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा किसके द्वारा कह सकते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन होता है, तो डीडीटी एंड मरकरी के द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है हमारे पास, बायोमैग्निफिकेशन रेफर्स टू, बायोमैग्निफिकेशन होता क्या बताना है, इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिकेंट एट द सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल्स, ये पहला ऑप्शन हमारे पास। अगला ऑप्शन है हमारे पास, डिक्रीज हो जाता है टॉक्सिकेंट लेवल पानी में, या फिर इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ जाना, या फिर डिप्लीशन ऑफ ओजोन, ओजोन परत का क्षय होना। तो आप लोग भली बातें जानते होंगे, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन मतलब भी होता है क्या कि कंसंट्रेशन इंक्रीज होना टॉक्सिक लेवल का हर एक ट्रॉपिक लेवल पे, यानी इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिकेंट एट द सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल्स। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, इन इंडिया व्हाट इज एडेड इन एयर प्रिवेंशन कंट्रोल पॉल्यूशन। देखिए हमारे कह सकते हैं इंडिया में एयर इन प्रिवेंशन कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट के द्वारा जब ये लागू किया गया 1980, लेकिन इसमें 1987 में कुछ बातें इंक्लूड की गई कि किसे हमें सीएफसी, नॉइस, CO2 या फिर सॉइल को इसमें रोकना है। क्या इसमें जोड़ा गया था, तो वो था नॉइस, यानी शोरगुल को हम लोग रोक सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट आंसर होगा। द कंट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट में हम लोग जानते हैं कि मेनली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गैस है जो ग्रीन हाउस के इफेक्ट का कारण है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, लेकिन इसका कितना प्रतिशत योगदान है ये बताना है हमें। तो इसका योगदान है 60% का। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा। अगला है द मेजर टू कंट्रोल ग्लोबल वार्मिंग। देखिए ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करना है तो कटिंग डाउन यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल यानी जीवाश्म ईंधन का कम से कम इस्तेमाल करना है, इंप्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी यूज, जितना ज़्यादा हो सके हम लोग एफिशिएंसी एनर्जी यूज को इंप्रूव कर सकें, रिड्यूस डिफॉरेस्टेशन का आपको कम करना है, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर देखिए आप खुद बताइए कि अगर आपको ग्लोबल वार्मिंग को कम करना है तो क्या ये सारे के सारे जो ऑप्शन ए बी सी, क्या ये तीनों सही है या फिर गलत है? तो सीधा बात है ये तीनों ही क्या है, सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, देखिए फुल फॉर्म ऑफ आईपीसीसी। आईपीसीसी का फुल फॉर्म देखिए आपको बताना है, तो याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म क्या होता है, परीक्षा में पूछा जाए तो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है क्योटो प्रोटोकॉल, जिस तरह भी हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पढ़ते हैं इसी तरह क्योटो प्रोटोकॉल किससे जुड़ा हुआ था, ये जानते हो, ग्रीन हाउस इफेक्ट को कम करने के लिए जुड़ा गया था। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा।
फिर हमें पूछा हुआ है कितने ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स की आवश्यकता पड़ती है ताकि हम 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स का निर्माण कर सके। कौन सा रेस्पिरेशन, देखिए यहाँ पूछ दिया गया एनारोबिक रेस्पिरेशन, वो भी किसके द्वारा, तो ईस्ट सेल के द्वारा। कितने आपको ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स की आवश्यकता पड़ेगी, तो यहाँ पर हमें 2 मॉलिक्यूल्स की आवश्यकता पड़ेगी ग्लूकोज के। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बोल रहा बच्चों, ऑप्शन नंबर 19 क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10 का क्या टिक कर लीजिएगा बच्चों, सी इसका राइट आंसर टिक करिएगा। फिर अगला है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स कैन इंस्पायर, यहाँ पे उसमें रेस्पायर होना चाहिए था, इवन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के अभाव में भी देखिए रेस्पायर कर जाते हैं। सीड्स, रूट्स, स्टीम या लीव। तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, ए होगा ना, सीड्स क्या होगा राइट आंसर, यहाँ रेस्पायर होगा, ठीक है, इंस्पायर नहीं होगा, गलती लिखा गया ये। फिर अगला है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इज नॉट यूज्ड इन क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल में देखिए आप जानते हैं एक साइकिल चलता है क्रेब साइकिल के नाम से, तो यहाँ पर कौन सा एंजाइम्स का जरूरत नहीं पड़ता यह बताना है, ठीक है। एक्यूनिटेज, डी कार्बोक्सिलेज, एल्डोज या फ्यूमेरेज, किसका आवश्यकता नहीं है, तो वो हमारे पास एल्डोलेज का है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस CO2 इज नॉट रिलीज, किन में CO2 रिलीज नहीं होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन प्लांट में, एरोबिक रेस्पिरेशन एनिमल में, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में या फिर लैक्टेट फर्मेंटेशन में। तो किन में फॉर्मेशन नहीं होता CO2 का, ये हमें बताना है। तो वो हमारे पास राइट आंसर होगा लैक्टेट फर्मेंटेशन के दौरान नहीं होता CO2 का प्रोडक्शन। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेस्पिरेटरी कोशेंट इज डिफाइंड है, देखिए ये आया हुआ सवाल है पिछले साल के मॉडल पेपर में, आपको याद होना चाहिए। तो रेस्पिरेटरी कोशेंट किससे डिफाइन किया जाता है ये हमें बताना है। तो अगर आप लोग को याद होगा जरा सा, तो वॉल्यूम ऑफ CO2 बाय वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम्ड इज कॉल्ड, ठीक है, ये हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला 15 नंबर सवाल है इन एंजियोस्पर्म कैरेक्टर्स ऑफ फ्लावर आर यूज्ड इन क्लासिफिकेशन। एंजियोस्पर्म में देखिए फ्लावर जो कैरेक्टर, जो उसके गुण है, वो हम लोग इस्तेमाल क्यों करते हैं क्लासिफिकेशन बताना। बिकॉज फ्लावर्स आर अट्रैक्टिव, फ्लावर्स आर लार्ज, कैरेक्टर्स ऑफ फ्लावर्स आर कंजर्वेटिव या नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर कौन से ऑप्शन जो है वो सही है आपको बताने हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, कैरेक्टर्स ऑफ फ्लावर्स आर कंजर्वेटिव। तो ऑप्शन नंबर सी क्या टिक कर लीजिएगा, सही जवाब। अगला सवाल है आपसे पूछा हुआ है कि हिस्टोन क्या होते हैं ये बताना है। तो हिस्टोन याद रखिएगा पॉजिटिवली और कह सकते हैं बेसिक एमिनो एसिड के जो चार्ज रहते हैं वो उन्हें कहा जाता है। तो पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड बेसिक एमिनो एसिड्स का बना हुआ होता है हिस्टोन्स। एग्जाम्पल ऑफ ए होमोलोजस ऑर्गन, मैंने आपको क्वेश्चन आंसर के पार्ट में करवाया था होमोलोजस और एनालोजस। तो वहां पर भी आपको मालूम होगा किसका समानता और विषमता बेसिकली होता है अंतर। तो आदमी का हाथ बोलिए या पक्षी का जो पंख होता है, आम होता है, दोनों के दोनों बराबर ही होता है, इसलिए होमोलोजस ऑर्गन में आएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये जो बुक है किसके द्वारा लिखी गई ये हमें बताना है। चार्ल्स डार्विन, लुडमिका कुपरिनोवा, मिखिया ए फेडेकॉन या फिर नन ऑफ द अबव। किनके द्वारा देखिए ये पुस्तक लिखी गई है, तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखी गई है। फिर अगला सवाल है हमारे पास बोथ बी एंड टी लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस इन बोन मेरो। देखिए बोन मेरो जहां पर हमारा अस्थि मज्जा जहां पर खून का निर्माण होता है वहां बी और टी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस होते हैं। हाउएवर ओनली द टी लिम्फोसाइट ट्रेवल टू द एंड, दे ट्रेवल टू द एंड मैच्योर। देखिए यहाँ जो टी लिम्फोसाइट वही क्या करता है, ट्रेवल करता है, मैच्योर होता है। कहाँ पर, स्प्लीन में, थाइमस में, पिट्यूटरी ग्लैंड या एड्रेनल ग्लैंड, कहाँ पर ये होता है ये घटना में बताना है। तो होता है थाइमस में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारे पास एलिफेंटियासिस, ठीक है, एलिफेंटियासिस इज कॉज्ड बाय एलिफेंटिज इन हाथी पाव जिसे हम लोग कहते हैं। ये क्या है, फिलेरिया बीमारी से होता है, यानी क्या होगा फिलेरियल वॉर्म्स। आंख भी बंद कर टिक करिएगा तो सही निकलेगा ये। अगला हमारे पास गोबर गैस प्लांट यूज्ड एज बैक्टीरिया। गोबर गैस के प्लांट में कौन से बैक्टीरिया को इस्तेमाल होता है, तो याद रखना है आपको एकदम मिथेनोजेनिक जो बैक्टीरिया, यानी ऑप्शन नंबर हमारे पास ये 1 नंबर में अवेलेबल है, मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया। अगला सवाल है द 2 न्यूक्लियाई एट द एंड ऑफ द पोलन ट्यूब आर कॉल्ड। देखिए पोलन ट्यूब के एंड में जो 2 न्यूक्लियाई होते हैं वो क्या कहलाते हैं हमें ये बताना है। ट्यूब न्यूक्लियस एंड ए जेनेटिव न्यूक्लियस, स्पर्म एंड ओवन, जेनेटिक न्यूक्लियस या स्टिग्मा, या फिर ट्यूब न्यूक्लियस एंड स्पर्म। तो क्या होगा राइट आंसर बच्चों, तो इसका 1 नंबर ट्यूब न्यूक्लियस एंड ए जेनेटिव न्यूक्लियस इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है फंक्शनल मेगास्पोर इन एंजियोस्पर्म। देखिए एक एंजियोस्पर्म में मेगास्पोर क्या फंक्शनल डेवलप करके क्या बनता है ये हमें बताना है। तो डेवलप करके क्या बनता है, एक एम्ब्रायो सैक का निर्माण करता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है हमारे पास, ये तो बच्चा टिक करके बताएगा टेस्टिस से कौन सा हार्मोन निकलता है। फीमेल में देखिए कौन सा हार्मोन पाया जाता है, तो टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन ही पाया जाएगा भैया।
ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एमिनोसेंटेसिस इज अ प्रोसेस यूज्ड टू, एमिनोसेंटेसिस देखिए एक प्रोसेस है, किसमें इस्तेमाल किया जाता है बताना, ग्रो सेल्स ऑन कल्चर मीडिया, नो अबाउट ब्रेन डिजीज के बारे में, डिटरमाइन म्यूटेसिस या फिर डिटरमाइन अ डिजीज ऑफ द एम्ब्रायो। तो याद रखिएगा एमिनोसेंटेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो एम्ब्रायो रहता है, उसमें अगर कोई बीमारी यानी क्रोमोसोम में बेसिकली अगर कोई बीमारी आती है तो हम लोग उससे पता कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन इज कंट्रोल्ड बाय, ट्रांसक्रिप्शन देखिए किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, डीएनए पॉलीमराइज के द्वारा, आरएनए पॉलीमराइज के द्वारा, या फिर दोनों के, या फिर ए या बी, या फिर कह सकते हैं नन, कोई भी नहीं यहाँ पर। तो क्या होगा बच्चों राइट आंसर, तो आरएनए पॉलीमराइज, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है हमारे पास, आफ्टर ओव्यूलेशन द रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल चेंजेस इनटू कॉर्पस स्ट्रेटम, कॉर्पस यूटेरियम, कॉर्पस एल्बिकन्स या फिर कॉर्पस कैलोसम, किस में बदल जाता है ये हमें बताना है। तो किस में बदलता है, कॉर्पस यूटेरियम में, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि डीएनए इज सेमी कंजर्वेटिव एंड इट इज एक्सपेरेंटली प्रूव्ड बाय, डीएनए जो है सेमी कंजर्वेटिव और एक्सपेरेंटली है, ये बताना है, ये घटना किसने बताई है ये हमें बताना है। तो ये घटना किसके द्वारा बताया गया, याद रखिएगा मेसलॉन एंस्टल, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट आंसर होगा। विच इज द मोस्ट प्रिमिटिव एंसेस्टर ऑफ मैन, सबसे प्रिमिटिव एंसेस्टर मनुष्य का क्या है ये हमें बताना इन चारों ऑप्शन में से। तो ये है हमारे पास होमो हैबिल्स, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारे पास, द शिफ्टिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टेम्पररी फ्रॉम द स्ट्रेसफुल हैबिट, एक मनुष्य का शिफ्टिंग ऑर्गेनिज्म शिफ्टिंग होना स्ट्रेसफुल हैबिट से एक कह सकते हैं ऐसे जगह में जहां पर वो स्ट्रेसफुल पीरियड से मुक्त रहता है, उस पीरियड टाइम को क्या कहा जाता है ये हमें बताना है। तो इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम लोग जानते हैं सस्पेंड, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए इसका क्या हो जाएगा बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला सवाल है, फर्स्ट बायोकेमिकल टू बी प्रोड्यूस कमर्शियली बाय, फर्स्ट बायोकेमिकल ताकि हम लोग माइक्रोबियल क्लोनिंग एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग में इस्तेमाल किए थे, उस बायोकेमिकल का नाम क्या था, ह्यूमन इंसुलिन, पेनिसिलिन, पोलन कल्चर या फिर फर्टिलिटी फैक्टर। तो क्या नाम था इसका, तो फर्टिलिटी फैक्टर नाम था, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, राइट इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, क्रॉप रोटेशन इज यूज्ड बाय फार्मर टू इंक्रीज, क्रॉप रोटेशन फार्मर्स के द्वारा इंक्रीज किया जाता है, सॉइल फर्टिलिटी, मट्टी का फर्टिलिटी बढ़ाने, एकदम नाइट्रोजनस कंटेंट्स ऑफ सॉइल, क्या नाइट्रोजनस कंटेंट्स बढ़ाया जा सकता है, ऑर्गेनिक कंटेंट बढ़ाया जाता है सॉइल का, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो क्या बढ़ाने का यहाँ पर क्रॉप रोटेशन इस्तेमाल होता है, तो वो होता है सॉइल फर्टिलिटी, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स इज एसोसिएटेड विद जेनेटिक इंजीनियरिंग, कौन सा ऑर्गेनल जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ है, तो प्लास्मिड, प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट या माइटोकॉन्ड्रिया, कौन जुड़ा हुआ रहता है, तो प्लास्मिड, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट आंसर होगा। फिर अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द ह्यूमन मिल्क, कौन सा ह्यूमन मिल्क से नहीं जुड़ा हुआ है, तो हम लोग इसको तो आराम से टिक करेगा बच्चा, कौन सा होगा चलिए बताइए, प्रोस्टेट ग्लैंड या फिर पेरिनियल ग्लैंड, पेनियल ग्लैंड नहीं, पिनियल ग्लैंड नहीं बोला, पेरिनियल ग्लैंड बोला है, कॉपर्स ग्लैंड या सेमिनल वेसिकल्स, कौन सा नहीं है, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर किसमें जाएंगे, बी नंबर, राइट आंसर टिक कर देंगे। तो 19 नंबर भी कंप्लीट हुआ। होमोलॉजी इंडिकेट्स, होमोलॉजी क्या बताता है, कॉमन स्ट्रक्चर, कॉमन ऑर्गन, कॉमन बेन या कॉमन एंसेस्ट्री, क्या बताता है ये हमें, तो कॉमन एंसेस्ट्री, एक ही प्रजाति या एक ही जनजाति कह सकते हैं इसे। अगला है हमारे पास, सैनिटरी लैंडफिलिंग वेयर एडॉप्टेड एज द सब्स्टिट्यूट फॉर, सैनिटरी लैंडफिल का जो हम लोग एडॉप्ट किए हैं सीवेज को निपटारा करने के लिए, बायोमेफ्रिकेशन, यूट्रोफिकेशन या फिर ओपन बर्निंग डंप्स के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसका, तो आप लोग भी जानते होंगे इसका ओपन बर्निंग डंप्स के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी इसका राइट आंसर होगा। आफ्टर ओव्यूलेशन, अब ओव्यूलेशन देखिए सवाल शायद गलती से रिपीट हो गया होगा, तो इसे डायरेक्ट टिक कर लीजिएगा आप लोग, बिन फालतू का आपका समय आप ही के बर्बाद होगा। 22 का क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास, बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर टिक कर लीजिएगा, गलती से टिक हो गया मैं पहले बता देता हूँ आपको। फिर पोलन ग्रेन्स आर एबल टू विथ स्ट्रेंथ एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर, एक्सटाइन इज कंपोज, एक्सटाइन जो किससे कंपोज होता है, क्यूटिन, स्यूबिन, स्पोरपोलिन या फिर कैलोज, तो किसका होता है ये, तो ये होता है स्पोरलिन, यानी ऑप्शन नंबर बी। कैंसर सेल्स आर मोर इजीली डैमेज्ड बाय रेडिएशन, कैंसर सेल जो है डैमेज के रेडिएशन के द्वारा, आपको मालूम होगा कीमोथेरेपी में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कैंसर के इलाजों में आपको मालूम होगा, जैसे थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ, आपसे बच्चे को सुनना चाहते हैं तो सुनिएगा। कैंसर होता है कि आपसे बच्चों को मालूम हो बायोलॉजी में कि सेल्स का
जो टूटने की क्षमता रहता है सेल्स डिवीजन, वो इस लेवल पे बढ़ जाता है कि कोई जगह अगर हमारे बॉडी में मान लीजिए 50 सेल्स की आवश्यकता है, 100 सेल्स की आवश्यकता, कहीं डैमेज हुआ इन पार्ट इन यानी केस इंटरनल डैमेज है, लेकिन वहाँ पर अगर 500 सेल अगर बन जाए तो हमारा बॉडी उसको रख पाएगा, नहीं रख पाएगा, और ये लगातार बढ़ते चला जाता है। इसलिए हम लोग कीमोथेरेपी कराते हैं। लेकिन कीमोथेरेपी से क्या है, अगर आप अपने घर में बता दीजिए, मान लीजिए घर बना हुआ, घर की जगह पिलर को तोड़िए तो क्या बाकी घर अफेक्टेड नहीं होगा? एकदम होगा। इसी कीमोथेरेपी कारण देखिए मोस्टली जो होता है कैंसर के कारण बाल झड़ जाता है, आपने देखा होगा। जब कैंसर किसी इलाज होता है तो आपको सबसे पहले बाल हटा दिए ताकि उसको बाद में ना लगे क्या हुआ क्या नहीं, तो ये कारण होता है हमारे पास। तो कैंसर देखिए रेडिएशन के कारण, रेडिएशन से हम लोग ठीक कर लेते हैं वो कीमोथेरेपी के इलाज से, लेकिन वो सेकंड या फर्स्ट सेकंड स्टेज तभी ठीक कर पाते हैं हम लोग, वरना वो भी इसका इलाज नहीं है बेसिकली अभी तक पूरा बोल सकते हैं आप लोग। तो ये अंडरग्राउंड रैपिड डिवीजन बहुत ज़्यादा होता है, ये फास्ट होता है तभी, और हमारे बॉडी में सबसे कम सेल डिवीजन कहाँ होता है, चलिए आप लोग बताइएगा कहाँ सबसे कम सेल डिवीजन होता है। तो 24 का फिलहाल तो एक ए नंबर राइट आंसर हो गया। विच प्लांट इज कॉल्ड टेरर ऑफ बंगाल? टेरर ऑफ बंगाल के नाम से वाटर हाइसिंथ, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारे पास पूछा हुआ है कि द इंटरेक्शन वेयर वन स्पीसीज, द इंटरेक्शन वेयर वन बेनिफिट, एक ऐसा इंटरेक्शन जहां पर एक इसमें बेनिफिट होता है एंड अदर इज नाइदर, उसको बेनिफिट नहीं होता, उसे हार्म नहीं होता है, इसे क्या कहते हैं, कॉमोनिज्म, एमिनिज्म, म्यूटेशन या फिर कुछ भी नहीं कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कॉमोनिज्म, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है हमारे पास, स्नैपड्रैगन एग्जिस्ट्स, स्नैपड्रैगन एग्जिस्ट करता है कहाँ, कोडोमिनेंस में, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, एपिस्थेसिस में या फिर पिलियोट्रोपी में, किस में एग्जिस्ट करता है ये हमें बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, बी, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अपूर्ण प्रभाविता। एलिसा टेस्ट हम लोग जानते थे किस में यूज किया जाता है, मलेरिया बोल रहे बच्चों, ठीक है, किसके इलाज में किया जाता है, एड्स के टेस्ट के रूप में किया जाता है, एलिसा टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी इसका राइट आंसर हो गया। 29 नंबर, ठीक है, यहाँ पर बोला सिरोसिस इज रिलेटेड, सिरोसिस किससे जुड़ा हुआ है, लंग्स, किडनी, ब्रेन या लिवर, किससे जुड़ा हुआ है, तो ये यकृत यानी लिवर से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी इसका राइट आंसर होगा। क्रॉसिस बिटवीन एफ ऑफ स्प्रिंग और कोई पेरेंट्स के बीच हम लोग क्रॉस करवा रहे हैं, ये क्या कहलाएगा, इनब्रीडिंग, बैक क्रॉस, डायहाइब्रिड क्रॉस, टेस्ट क्रॉस। देखिए ये सारा का सारा पढ़ लीजिएगा, ये टेस्ट क्रॉस, डायहाइब्रिड क्रॉस पूछा जाता है परीक्षा में, 5 मार्क्स का सवाल कर लीजिएगा, वरना छूट जाएगा तो फिर कमेंट में आप ही लोग आके बोलने चाहिएगा, इसलिए पहले बता दे रहा हूँ, सुनते चलिएगा तो आप ही लोग को बेटर रहेगा। तो फिलहाल तो ये क्या हो जाएगा, बैक क्रॉस, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। अगला 31 नंबर है, फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस का फंक्शनल यूनिट क्या है, जीन, क्रोमोसोम, डीएनए या ऑल ऑफ दिस। तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है जीन। हमारे पास जो जीन है ये फंक्शनल यूनिट है किसी इनहेरिटेंस का, वंशानुगत का कह सकते हैं। अगला हमारे पास इन अ डीएनए मॉलिक्यूल विच ऑफ द बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड बनता है बेसिकली 2 नाइट्रोजन बेसिस के बीच में, तो हम लोग इसको जानते हैं, एकदम टिक करके आ जाएंगे, कौन सा बॉन्ड होगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड या फिर हमारे पास कौन सा पेप्टाइड बॉन्ड का निर्माण होता है। तो कौन सा बॉन्ड होगा, क्या टिक कर दे इसको, कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला है हमारे पास द अनबाइंडिंग ऑफ डीएनए, जो डीएनए का अनबाइंडिंग होता है, पृथक्करण जिसे हम लोग कह सकते हैं, किसके द्वारा होता है, हेलिकेस के कारण होता है, डीएनए पॉलीमराइज क्या होता है, टॉप्यूजमेरेज क्या कारण होता है, या डीएनए लिगाज के कारण होता है। तो किसके कारण होता है, ये हेलिकेस जो स्ट्रक्चर रहता है उसके कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट आंसर होगा। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी CDRI कहाँ है, इसका मुख्यालय पूछा जाएगा तो याद रखिएगा लखनऊ में भैया इसका मुख्यालय। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी इसका सही जवाब होगा। फिर अगला है द टर्म जीनोम होगा, यहाँ पर जीनोम के बदले ग्रीनोम लिखा गया, रेफर्स टू, ये जीनोम जो वर्ड है ये क्या रेफर करता है, द कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम इनहेरिटेड एज यूनिट फ्रॉम द पेरेंट्स, कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम इनहेरिटेड एज अ यूनिट फ्रॉम वन पेरेंट, यहाँ पे दोनों या फिर कोई भी नहीं, तो एक पेरेंट से क्या लिया जाता है ये दर्शाता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, द इनकम्प्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम इनहेरिटेड एज अ यूनिट फ्रॉम वन पेरेंट। तो ये हमारा कंप्लीट होता है 50 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको करवा दिए। आशा करूंगा कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करने में कमी एकदम मत करिएगा, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में देखिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, आप सभी बच्चों को मालूम होना चाहिए। तो वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा। उम्मीद करूंगा कि आप सभी बच्चों का एग्जाम से पहले जो भी बचा कुचा जितना हो सकेगा एक ही वीडियो में, चाहे ऑब्जेक्टिव, चाहे 2 मार्क्स का वाला, चाहे 3 मार्क्स वाला, जो बच गया होगा मुझसे या मैच द फॉलोइंग वाला सवाल वो कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।